हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं आपसे बात करूं गेमिंग फोन्स की, तो गेमिंग फोन एक गेमिंग जो जॉनरा है खासकर इंडिया में वो बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब जितने भी गेमर्स हैं, स्पेशली जो पबजी जाने के बाद जो डिक्लाइन आया है ना इंडिया में, मतलब जैसे पबजी आया था गेमर्स की संख्या एकदम से ऊपर जाने लगी थी। एकदम से ई स्पोर्ट्स गेम, जो कंपटीशन गेम, कॉम्पिटिटिव गेम्स वगैरह होते हैं मोबाइल के, वो एकदम से पीक पर चले गए थे। लेकिन जैसे ही पबजी का बैन हुआ, बहुत सारे लोगों ने अभी भी खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका इंटरेस्ट अब एक तरह से चला ही गया है। वो अब मतलब इतना ज्यादा स्ट्रीम देखते भी नहीं है और इतना ज्यादा क्रेज अब रह भी नहीं गया है मोबाइल गेम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि एक गेमिंग फोन निकालना, तो उसके गेमिंग फोन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और अभी जो Asus का ROG 5 आया है उसका मेरा ओपिनियन क्या है उसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं गेमिंग फोन को ध्यान में रखूं तो सबसे पहले जो एक इसी जो ये आवाज़ आ रही है ना, इसकी वजह से वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा कि इतनी ज़्यादा शोर आ रहा है, कैसे ही बनाए वीडियो। चलो जैसा भी है अब झेलना पड़ेगा आपको, वरना वीडियो नहीं मिल पाएगी। उससे तो अच्छा ही है ना, जैसे मिल रही है वैसे ही ले लो। तो यहाँ पर अगर मैं गेमिंग कंपनी की बात करूँ कि एक कंपनी चाहती है एक फ़ोन बनाना, तो उसमें सबसे पहले जो एक फ़ोन का दिमाग होता है, प्रोसेसर, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे लेटेस्ट, सबसे पावरफुल प्रोसेसर ऑब्वियसली उसे यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ उसके कूलिंग की, तो एक प्रोसेसर को जितना आप ठंडा रखोगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप उसको ठंडा रखने का तरीका ढूंढ लेते हो तो आप उसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। मतलब 888 एक फ़ोन में कम अच्छा चलेगा, लेकिन दूसरे फ़ोन में अगर आप उसकी क्लॉक स्पीड को बढ़ा दो, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दो, तो आप वहाँ पर उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी ओवरक्लॉक होता है या फिर थोड़ा सा भी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो, वहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा निकलेगी, तो वो हीट परफॉर्मेंस को डाउन भी कर सकती है। तो आपको हीट मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गेमिंग जो फोन्स रहते हैं उसमें गेम खेलना है, ज्यादा देर तक गेम खेलना है। गेमिंग खेलने में सबसे ज्यादा प्रोसेसर यूज होता है, ग्राफिक कार्ड यूज होता है, आपका फोन हीट ज्यादा करेगा। तो इस हीट को मैनेज करने के लिए हीट मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए फोन के अंदर। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि जो ये हीट सिस्टम होते हैं या जो हीट को मैनेज करते हैं वो एकदम से ड्रास्टिकली आपके परफॉर्मेंस को चेंज कर देंगे। नहीं, वो चेंज करेंगे। मान लो आप FPS गेम खेल रहे हो, तो आपको अभी 40 FPS मिल रहा है, 45 FPS मिल रहा है, वहां पर आपको 50 से 55 FPS तक मिल जाएगा। बस 5 से 6-7 FPS मैक्स टू मैक्स आपको इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन वो जो FPS आपको मिलेगा वो कंसिस्टेंट मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो लगातार ठंडा होता जा रहा है और वो ठीक से उसी क्लॉक स्पीड पर चलता जा रहा है जितनी उस गेम को रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिल जाएगी अगर कूलिंग सिस्टम अच्छा है। तो अगर मैं बात करूँ गेमिंग फोन की, तो यहाँ पर आपको बैटरी बहुत अच्छी चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, जो ताकि आप ज्यादा देर तक गेम खेल सको आप हमेशा। क्योंकि देखो जब चार्ज होगा तो वो और भी ज्यादा हीट होगा, गेम खेल रहे हो वो और भी ज्यादा हीट होगा। ओवरऑल हीट आपके बैटरी के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके प्रोसेसर के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर हीटिंग को कम रखने के लिए आपको बड़ी बैटरी देनी पड़ेगी, ताकि चार्ज में लगाकर गेम खेलने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर अगली चीज की अगर मैं बात करूँ तो वो एक विलुप्त हो चुकी चीज है, जो कि एक गेमिंग फोन के अंदर होना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है 3.5mm हेडफोन जैक। क्यों? क्योंकि देखो ब्लूटूथ से अगर आप मान लो एक मतलब आपने फोन बना दिया, जो आज की ट्रेंड है कि भैया 3.5mm हम नहीं देंगे, मतलब हम वायरलेस होना चाहते हैं। वायरलेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लेटेंसी। तो यहाँ पर अगर आप कंपटीशन गेम खेल रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव मतलब FPS गेम खेल रहे हो, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 10 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड का भी बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपके आवाज़ में थोड़ी सी भी डिले होती है तो बिल्कुल ऐसा नहीं, नॉर्मल नहीं, कंपटीशन लेवल पर अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर आपको उसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से 3.5mm जैक में आपको ऑलमोस्ट 0 ms का लैग देखने को मिलता है, और इसी वजह से गेमिंग फोन के अंदर तो 3.5mm जैक होना ही होना चाहिए। अगर मैं इसके एक और एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कम दाम में, मतलब सेम दाम में, ब्लूटूथ स्पीकर की एक डिसएडवांटेज होती है कि वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेंगे, इतना ज्यादा बहुत ही महंगे होंगे तब जाके वो अच्छा साउंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वायर्ड वाले में सस्ते ईयरफोन्स भी काफी अच्छा साउंड कर जाते हैं। अगली जो चीज इंपॉर्टेंट होती है गेमिंग फोन में वो मेरे हिसाब से है स्पीकर्स। आपको स्टीरियो स्पीकर्स मस्ट है। अगर आपने स्टीरियो स्पीकर का एक्सपीरियंस नहीं लिया है ना, तो भाई कोई आपका दोस्त ROG 5 लेने वाला है, या फिर अगर आपके दोस्त के पास iPhone 10 से ऊपर की कोई भी सीरीज का फोन है, iPhone 10 हो गया, 11 हो गया, जो भी इन सीरीज का फोन है, आप उस फोन को लो और उसमें गाने चला कर देखो या फिर कोई भी मूवी वगैरह चला कर देखो, आपको पता चलेगा स्टीरियो स्पीकर आखिर होते क्या हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो यहाँ पर इन फोन्स में, गेमिंग फोन्स के अंदर स्पेशली आपको स्टीरियो स्पीकर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप
गेमिंग फोन ले रहे हो, आपके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए आपके पास कि हाँ मैं इस टाइम पे अगर मेरे पास हेडफोन नहीं है मैं गेम नहीं खेल पाऊंगा। तो यहाँ पर गेमिंग फोन के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स तो मस्ट है भाई। अब अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट होना भी एक बहुत ही जरूरी चीज है भाई। मतलब ऑब्वियसली अब जो गेम्स है वो 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब 90 हर्ट्ज तो अब देखो मिनिमम हो गया है। अब जितने ज्यादा FPS आपका स्क्रीन शो करेगा उतना ही स्मूथ आपका गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा और आप उतने ही अच्छे से अब सामने वाले को देख भी पाओगे, टारगेट कर पाओगे, सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पर अच्छा एक रिफ्रेश रेट होना, ज्यादा रिफ्रेश रेट होना, ये भी एक एडवांटेज है। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट तो ठीक है, जितना आपने देख लिया, जितना आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन आप इनपुट कितना दे पा रहे हो। आपका जो फिंगर है वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लेकर जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी फिंगर कितनी बार रजिस्टर हो रही है आपके स्क्रीन के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टच सैंपलिंग रेट जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो एक गेमिंग फोन के अंदर। और अगर हम बात करें रैम की, तो रैम एक तरह से आपका ठीक है, हाँ मतलब इतना भी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रैम अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि गेम्स थोड़े हैवी होते जा रहे हैं और आप अगर दूसरे ऐप में हो और आप उसमें भी मतलब कंटिन्यू रखना चाहते हो, अपना गेम बंद नहीं रखना चाहते, या फिर आप गेम खेल रहे हो अचानक से कॉल आ गई या किसी का मैसेज आ गया इंपॉर्टेंट, आपको रिप्लाई करना है, आप रिप्लाई करके वापस जब तक आते हो तब तक गेम रीलोड हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से रैम भी थोड़ा बहुत तो चलेगी, मतलब आपको रखनी चाहिए इतनी तो, लेकिन रैम का बहुत ही ज्यादा यूज नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तब देखो ये सारे तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर मैं बात करूं इसमें थोड़े से एड ऑन्स की कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा अच्छा बना देंगे आपके गेमिंग फोन्स की, वो है आपका वाइब्रेटिंग मोटर। अगर उसके अंदर एक अच्छा वाइब्रेटिंग मोटर है तो वो एक्सपीरियंस को, जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो एक अलग लेवल पर चला जाएगा गेमिंग का। क्योंकि आपको देखो बैटरी की टेंशन है नहीं, क्योंकि आप मतलब मोस्टली आप गेम खेलोगे उसको चार्ज में लगा दोगे, फिर निकाल के गेम खेलोगे फिर उसको चार्ज में लगा दोगे, या फिर लगाए भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आपको उस गेमिंग फोन से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो आप 2 साल तक चलाओगे। एक्सपेक्टेशन आपको ये रखनी है कि आप अगले साल जब उसका अपग्रेड आएगा तो आप उसको चेंज कर दोगे, तभी जाकर आप उसका फुल यूज ले पाओगे अगर आप गेमिंग फोन ले रहे हो तो यहाँ पर वाइब्रेटिंग मोटर एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी सॉफ्टवेयर, अगर आप कस्टमाइज कर सकते हो, अगर आप उसमें अपने मनपसंद की थीम्स लगा सकते हो, अगर आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको फील होना चाहिए ना कि आपने गेमिंग फोन ले रखा है। वो फील नहीं आएगा, मतलब रेगुलर फोन के जैसा लगेगा तो भी एक बार को बात नहीं है। तो मैं ये सारी चीजें एड ऑन्स हैं, मतलब ये हो तो काफी अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले एड ऑन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके एक्सेसरीज, अलग अलग तरह के, जैसे आपके कूलिंग पैड्स हो गए, एक्सटर्नल कूलिंग पैड्स अगर आते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपके जो रिमोट कंट्रोलर्स आते हैं वो अगर आप लगा सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, उसके लिए मतलब या तो कंपनी ने एक्सेसरीज बना रखी हो या फिर उस कंपनी ने, मोबाइल कंपनी ने दूसरे कंपनी के साथ डील कर रखी हो और वो उसके लिए एक्सेसरीज बना रहा हो, तो ये भी एक बढ़िया एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से गेमिंग फ़ोन के अंदर होनी चाहिए। और ROG 5 जो अभी आया है उसके अंदर इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके काम की है, कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है, कौन सा ROG का फ़ोन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर Asus ने जो 3 फ़ोन लॉन्च करे हैं वो है ROG 5, ROG 5 Pro, ROG 5 Ultimate। तो यहाँ पर ROG 4 कोई भी नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो 4 नंबर है वो कहीं साउंड करता है डेथ जैसा, चाइना में ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो इस वजह से ना तो OnePlus 4 हमें देखने को मिला, ना ही हमें ROG 4 देखने को मिला, हमें डायरेक्ट ROG 3 से ROG 5 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की, तो यहाँ पर प्रोसेसर आपको ऑलमोस्ट हाई एंड देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो बात पता चली है कि इसके अंदर जो GPU है वो भी ओवरक्लॉक्ड है, मतलब जो इसमें एड्रीनो का GPU आता है 888 के साथ, वो जो दूसरे फोन्स हैं उसमें जिस क्लॉक स्पीड पे चल रहा है यहाँ पर उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से चलता, ताकि आपको ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल सके। यहाँ पर आपको फोन के अंदर ही एक्टिव कूलिंग देखने को मिल जाती है, ग्रेफीन बेस्ड। हालांकि जितने रिव्यूज मैंने देखे हैं वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हाँ वो काम कर रहा है। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पर Asus ने क्या अच्छी बात करी है कि यहाँ पर आपको 65 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर जो बैटरी है वो 6000 mAh की है, लेकिन वो 3000 मतलब उस बैटरी को 2 तरह से स्प्लिट कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में, एक 3000 की, एक 3000 की। और जब वो दोनों पैरेलल में चार्ज होंगी
तो वो 6000 के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से चार्ज होंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका फोन बहुत ही कम टाइम में काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो जो मैंने ROG 3 है उसके स्पीकर्स को पर्सनली यूज करा है, उसके स्टीरियो स्पीकर्स को काफी खतरनाक है, मतलब आईफोन्स के स्पीकर्स के सामने भी वो बहुत बेहतरीन है। मतलब साफ साफ हमें सेपरेशन पता चलता है, लेफ्ट से आवाज आ रही है लेफ्ट से पता चलता है, राइट से आ रही है राइट से पता चलता है। आईफोन में भी इतना नहीं पता चलता जितना उसमें है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ROG 5 के अंदर उसी स्पीकर का इस्तेमाल तो किया ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपर और नीचे की तरफ चिन्ह देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यही है कि स्पीकर्स में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो वो आपको जो 90 हर्ट्ज नहीं मिलता, आपको यहाँ पर 144 हर्ट्ज का मिलता है, जो कि अभी तक मोबाइल फोन्स में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर भी नंबर सबसे ज्यादा। अगर मैं टच सैंपलिंग रेट की बात करूँ तो ये भी काफी ज्यादा है, मतलब 300 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग आपको देखने को मिल जाती है। काफी मतलब काफी अच्छी है, आपको गेमिंग में किसी भी तरह का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज की होती है, इसमें है 300 हर्ट्ज की, लगा लो। अब अगर मैं रैम की बात करूं तो यहाँ पर आपको अलग अलग फोन्स में रैम शुरू होती है 8 GB से लेकर 18 GB तक। मतलब 18 GB रैम, यार सोच लो कितना ज्यादा होता है। ज़रूरत है आपको? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि भैया गेम खेलता है, गेम में लगा रहता है, मतलब मल्टीटास्क करो अगर आप, तो एसुस ने आपका पूरा ध्यान रखा है कि हाँ आप गेम खेलते रहो। आपका इंस्टा पे किसी का मैसेज आता है, आपको उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। FB पे किसी का मैसेज आता है, आपको उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता है, आपको उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। मतलब खिलाड़ी आदमी हो आप, तो आप गेम भी खेल रहे हो, आपने तीनों ऐप भी खोल रखे हैं, साथ ही साथ आप सबको रिप्लाई भी देते जा रहे हो, और जब रिप्लाई दे के वापस आ रहे हो आपका गेम आपकी रैम में पड़ा हुआ है, आपको दोबारा से रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है गेम को। तो एसुस ने आपके इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा है और आपकी रिलेशनशिप को बिल्कुल भी वो टूटने नहीं देगा गेम के चक्कर में। तो ये तो हुई मजाक की बात, खैर, लेकिन 18 GB यार मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरकिल है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर एड-ऑन्स की बात करूँ कि इसमें क्या क्या आपको एड-ऑन्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेशल सेंसर बेस्ड ट्रिगर देखने को मिलता है, जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, आपके गेमिंग को एक अच्छा वो देगा, और साथ ही साथ आपको कंफर्टेबल गेमिंग करवा देगा, और शायद आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे इन बटन्स की मदद से। लेकिन यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? ये फ़ोन किसके लिए बना है? गेमर्स के लिए। गेमर्स, वो भी एंथुसियास्ट गेमर, जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड गेमर ही हैं, उनको गेमिंग के अलावा कुछ नहीं करना। मोस्टली ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, मोस्टली, सबके लिए नहीं, मोस्टली लोग ऐसे लोग ही हैं जो इस फोन को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन ट्रिगर्स की, तो टूर्नामेंट जो होते हैं, अब वो टूर्नामेंट ज़रूरी थोड़ी है एसुस ही करवाएगा। अगर एसुस ने करवाया, वेल एंड गुड। आपके पास अगर ये फ़ोन है, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है, आप इन बटन को कस्टमाइज़ करके आपने अपने हिसाब से सब कुछ कर रखा है। लेकिन ज़्यादातर जो टूर्नामेंट होते हैं, कभी कोई वीवो करवा रहा है, कभी कोई दूसरी कंपनी करवा रही है, कभी पेटीएम वगैरह करवा रहे हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कभी अगर बाहर में जा रहे हैं तो कोई और कंपनी करवा रही है, टेंसेंट वगैरह करवा रहे हैं। तो यहाँ पर वहाँ जाने के बाद, उस कॉम्पिटिशन गेम में जाने के बाद, आपको पता है आपको कौन सा फ़ोन मिलने वाला है खेलने के लिए? नहीं पता ना। आपको हो सकता है वीवो का मिल जाए, आपको हो सकता है OnePlus का मिल जाए, हो सकता है आपको एसुस का भी मिल जाए। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं, अगर आप इनकी आदत डाल लेते हो तो आपका गेम प्ले तो खराब हो गया ना। आप केवल उन्हीं कंपटीशन में पार्ट ले पाओगे जिसमें आपको फ्रीडम है कि आप कोई सा भी फोन लेके जा सकते हो। तो ऐसे में तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, लेकिन जहां पर वो खुद फोन देते हैं वहां पर सीन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बटन्स एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से नहीं भी है। तो आप देख लो, आप अपने हिसाब से जज कर लो कि अगर आपको पर्सनल गेम ही खेलना है, कोई कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो मस्त है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन भी लड़ना है तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ROG 3 था उसका मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उसमें जो फीडबैक मतलब जो हैप्टिक मोटर था, तो उसका भी मोटर काफी अच्छा था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ROG 5 के अंदर भी काफी अच्छा मोटर है। ऑब्वियसली टेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास फोन नहीं है, लॉन्च होगा पता नहीं कब तक होगा। हालांकि मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि मेरा भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अगर कंपनी मतलब आगे चल के कुछ हुआ, कंपनीज भेजती हैं, तो हम गेमिंग फोन को टेस्ट करेंगे, वरना मेरा कोई उतना खास कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसुस के प्राइसेस की, तो प्राइसेस यहाँ पर काफी अच्छी रखी गई है। जो स्पेक शीट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना, उस शीट के हिसाब से प्राइस काफी बेहतरीन है। अगर मैं ROG 5 की बात करूं तो आपको 8GB 128 वाला मिल जाएगा करीब 50,000 रुपए का। काफी अच्छी डील है। यहाँ पर एक 12GB 256GB वाला भी है, जो कि आपको 58,000 रुपीज का मिलेगा। अगर हम बात करें ROG 5 Pro की, तो यहाँ पर आपको 16GB रैम विद 512GB इंटरनल स्टोरेज, ये आपको देखने को मिलेगा करीब 70,000 रुपीज का। और अगर मैं बात करूँ ROG 5 Ultimate की, तो वो आपको देखने को मिलेगा करीब 80,000 रुपए का। अब ROG 5 Pro, ROG 5 Ultimate, इन तीनों में अंतर क्या है?
अंतर है बिल्ड क्वालिटी का, और थोड़े बहुत एक जो अल्टीमेट है उसमें आपको थोड़ा फिनिश अच्छा मिल जाता है, आपको कलर थोड़े वो मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको पीछे की साइड में एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये बिल्कुल सारे के सारे ओवरकिल्ड और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसका आपके परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो इंडियंस के लिए अल्टीमेट अलग कर दो, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भरपूर पैसा है फिर तो आप आईफोन भी रखो, ROG 5 भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम इंडियंस इतने ज़्यादा तो वो है नहीं जो फ़ोन के अंदर इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करें, तो इस वजह से अल्टीमेट को साइड में रख दो। इसमें जो 18 GB रैम आपको देखने को मिलती है वो भी किसी काम की नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इतने ही ज़्यादा गेमर हो, इतने ही ज़्यादा मतलब आपको लेना ही है ये फ़ोन, वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 50 हज़ार के अंदर ये फोन लो, क्योंकि ROG 3 का कैमरा मैंने टेस्ट करा है, नहीं आया था मजा जिस हिसाब से उसका प्राइस है। तो उसी हिसाब से अभी भी बताया जा रहा है कि ROG 5 का भी कैमरा सेटिस्फाइंग नहीं है उसके प्राइस के हिसाब से। तो ऑब्वियसली मैंने टेस्ट नहीं करा है तो मैं नहीं कह रहा कि भैया कैमरा कैसा होगा, लेकिन जितना मैंने अभी तक देखा है, जो मैंने लोगों से पूछा है, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि हाँ अप टू द मार्क नहीं है। वो लोग कैमरा पे भले कहे ना कहें, लेकिन मुझे पता है, मतलब बात होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ FPS के लिए ना ही जाओ तो बेटर है। मतलब आपको एक अच्छा कैमरा तो चाहिए ही चाहिए अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो तो। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि कैमरा खराब है, नहीं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको इससे अच्छे कैमरा वाला और सेम स्पेसिफिकेशन, सब कुछ सेम, सिर्फ गेमिंग में थोड़ा बहुत अंतर है, लुक्स में भी वो काफी अच्छे होंगे दूसरे फोन, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी वेट करो, OnePlus 9 को आ जाने दो, उसके बाद कोई भी डिसीजन बनाना। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि ये फ़ोन किसके लिए है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल गेमर हैं तो भी एक बार को है कि आप ट्रिगर का अगर यूज़ करोगे तो वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर आप नहीं करते उसका यूज़ तो आप मस्त इस फ़ोन को ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको कंपटीशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो गेमिंग खेलता रहता है 24 घंटा, उसको गेम से मतलब है, बाकी वो फ़ोन में अपने व्हाट्सएप नहीं चलाता, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं चलाता, गेम चलाता है, तो वो बंदा इस फ़ोन को ले सकता है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ROG 5 के पास जाओ, 8 GB या 12 GB। 12 GB भी ज़्यादा ही हो जाएगा, 8 GB इज़ मोर देन इनफ भाई। अगर आप गेम में इतना ही डेडिकेटेड हो ना तो आप इंस्टा वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दोगे। तो हाँ, 8 GB आपके लिए बहुत होगा, और बस आप वही वाला ले सकते हो। प्रो और अल्टीमेट की तरफ तो ज़रूरत नहीं है, फालतू का खर्चा है यार। ये जो दुनिया दिखाने शो ऑफ वाला सीन है ना, और पीछे लाइटिंग दे रखी है, स्क्रीन दे रखी है, क्या ही करोगे उसका, छोड़ो। तो बस मुझे उम्मीद है आपको मेरा ओपिनियन समझ में आ गया होगा। ROG 5 अल्टीमेट, ROG 5 अगर ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा पैकेज है, उस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी है डील। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि OnePlus 9 के लिए रुको, क्योंकि OnePlus 9 के जो ओनर हैं, CEO हैं, उन्होंने कहा था कि भैया OnePlus 9 किस चीज़ में सबसे पीछे है, कैमरा डिपार्टमेंट में, लेकिन 2021 से हम कैमरा के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और अभी जो उसका लीक वगैरह आ रहे हैं उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि कैमरे के ऊपर सच में काम करा गया है। तो अगर आपको 3 से 4 FPS कम दे देगा OnePlus, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, आपको ओवरऑल जो अपडेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से मिलेंगे, अगर आपको ओवरऑल जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अगर OnePlus की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना तो वर्थ होगा आपके लिए, और ऑब्वियसली कैमरा भी आपको इम्प्रूव्ड मिलेगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।